हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और एग्जाम देने वाले हैं आप 2026-27 में, तो आज का ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका लिखित पेपर होने वाला है तो जिस यूनिवर्सिटी में रिटन पेपर होगा वो सारे बच्चे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी जो 100% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। और इससे पहले भी मैंने कई सारी महामैराथन क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड की हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं कई सारी वीडियोस अपलोड करूंगी जिनके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियोस शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हीगल का राज्य सिद्धांत क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग में आपसे पूछेगा कि हीगल के राज्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो एग्जाम में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा हीगल का राज्य सिद्धांत। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसके अलावा मैंने 4-5 महामैराथन क्लासेस अपलोड की हैं। आपकी टोटल 8 यूनिट का जो पूरा निचोड़ है, हर एक क्वेश्चन आंसर मैंने उन सारी वीडियोज़ में आपके लिए करवा दिया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, हर यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ रिटन पेपर होने वाला है। और आज का ये जो महामैराथन क्लास है, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं जितनी भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करती हूँ, महासंग्राम क्लासेज, महामैराथन क्लासेज, आप वो सारी क्लासेस देखा कीजिए, तभी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी 100% बेस्ड होगी। हीगल का राज्य सिद्धांत देखिए, हीगल के राज्य सिद्धांत को निम्नलिखित शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। एग्जाम में क हेडिंग डालकर लिखेंगे, राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी अवतार है। देखिए, लिखेंगे हीगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्व में पाई जाने वाली, यानी विश्वात्मा, विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा से निःसृत हुई हैं। विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहता है और सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर वनस्पतियों और प्राणियों के रूप में, और इसका उच्चतम रूप मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। विश्वात्मा का विकास यही अवरुद्ध नहीं हो जाता। परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है। अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव रूप और भूमंडल पर विद्यमान ईश्वर यानी गॉड ऑन अर्थ माना है। क डालकर हेडिंग डालेंगे, राज्य का विकास द्वंद्वात्मक से हुआ है। देखिए, हीगल के पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा प्रचलित थी कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। लेकिन हीगल ने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो संविदा सिद्धांत के माध्यम से नहीं हुई है। तो उन्होंने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया कि राज्य जो है विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक है। तो इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक राज्य को माना है, न कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को माना है। ग डालकर फिर हेडिंग डालेंगे, हीगल के अनुसार विश्वात्मा बाह्य जगत में विकास के अनेक स्तरों को पार करते हुए सामाजिक आचार की संस्थाओं में प्रकट होती है। अब देखिए, इसमें आप लिखेंगे कि सामाजिक आचार के क्षेत्र में परिवार का प्रादुर्भाव उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। परिवार का मौलिक तत्व प्रेम की भावना है। परिवार में प्रेम की भावना पाई जाती है। राज्य की उत्पत्ति के लिए हीगल परिवार को पहली सीढ़ी या वाद मानता है कि परिवार ही पहली सीढ़ी है राज्य की उत्पत्ति के लिए। किंतु परिवार जो है मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। मतलब हीगल का मानना है कि जो राज्य है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, कहीं ना कहीं परिवार ही इसकी पहली सीढ़ी है।
लेकिन परिवार जो है मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होता। मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को परिवार पूरा नहीं कर पाता, ये मानना हीगल का है। अतः मनुष्य जो है परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी विभिन्न अपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति का प्रयास करता है। तो फिर मनुष्य क्या करता है कि जो आवश्यकताएं उसकी परिवार में नहीं पूरी हो जाती तो अपनी उन अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरे करने की कोशिश करता है। मनुष्य की यह क्रिया समाज को जन्म देती है। तो अब क्या कहते हैं, हीगल कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है जो उसके परिवार के द्वारा पूरी नहीं हो पाती, तो जो क्रिया करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वहीं से समाज का जन्म होता है। हीगल ने इसे बुर्जुआ नाम से पुकारा, जो कि राज्य के विकास में प्रतिवाद की भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इस समाज के संगठन का आधार परिवार की तरफ प्रेम और त्याग के सिद्धांत नहीं होते, वरना इसका आधार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावना होती है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 100% पूरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, या कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि कार्ल मार्क्स जो थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोधी थे और समाजवाद के समर्थक थे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर लोग होते हैं वो अपना कारोबार स्थापित करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और डे बाय डे वो अमीर होते जाते हैं और गरीब जो हैं गरीब रह जाते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स मतलब कि क्या करते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज में होनी चाहिए, न कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, पूंजीपति और एक शोषित वर्ग जिनका शोषण किया जाता है, जो गरीब होते हैं। तो इस तरीके से समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, असमानताएं, अन्याय, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, जिस चीज़ का कार्ल मार्क्स विरोध करते हैं। दासत्व से पूंजीवादी युग तक के विश्लेषण के आधार पर मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला है कि समाज में सदैव से ही दो आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है, निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अब देखिए, शक्तिशाली वर्ग होता है, यानी शोषक वर्ग, जो शोषण करते हैं किनका, गरीब लोगों का, शोषित वर्ग का शोषण करता है। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि समाज में दो ही आर्थिक वर्ग का अस्तित्व हमेशा से रहा है, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। समाजवादी व्यवस्था में सर्वहारा के अधिनायक तत्व की स्थापना के बाद ही शोषक और शोषित वर्गों का अंत होगा। कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। शोषक यानी जो शोषण करने वाला व्यक्ति है, जो अमीर है, शोषित जो जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, जो गरीब हैं। वर्गों के बीच संघर्ष को ही उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा है। किसने वर्ग संघर्ष कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। इस सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने विश्व इतिहास की व्याख्या की है। वह इस अचूक मानते हैं, यानी वह इसे क्या मानते हैं, अचूक मानते हैं। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था तक का मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जो भी सामाजिक आंदोलन हुए वे वर्ग आंदोलन थे। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सभी काल और देश में निरंतर वर्गीय संघर्ष होते हैं। अब देखिए, जिनके फलस्वरूप आंदोलन का जन्म होता है, और ये संघर्ष नया नहीं है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो वर्ग संघर्ष है ये नया संघर्ष नहीं है, दासत्व युग से ये चला आ रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष तो कभी यह अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता है। इसमें या तो समाज की पुनर्रचना होती है, अर्थात नई व्यवस्था का जन्म होता है, अथवा संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर अन्य आर्थिक वर्गों का जन्म होता है, जिनमें से एक शोषक और दूसरा शोषित होता है। यही बात कहते हैं, और यही जो शोषक और शोषित वर्ग है, इनके बीच जो संघर्ष होता है, वो उसी को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है। वर्ग संघर्ष के अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में कार्ल मार्क्स ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये आर्थिक वर्ग रहेंगे, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व नहीं होता, जिससे क्या है, असमानता, भेदभाव, अन्याय समाप्त हो जाता है।
तो कार्ल मार्क्स इसीलिए समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे और पूंजीवादी के विरोधी थे। आर्थिक वर्ग से यह स्पष्ट तात्पर्य है कि शोषक और शोषित वर्ग। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावेली के राजनीतिक विचार क्या हैं। मैकियावेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपकी जितनी भी यूनिट्स है ऑलरेडी मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ, आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस BA 4th सेमेस्टर के लिए। देखिए, राजनीति दर्शन में मैकियावेली को सर्वप्रथम राजनीति को धर्म व नैतिकता से पृथक रखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति दर्शन में सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। शेबाइन के शब्दों में यानी शेबाइन लिखते हैं कि उसने राजनीतिक हित को नैतिकता एवं धर्म से जिस भांति अलग रखा है, उनका निकटतम सादृश्य अरस्तु द्वारा लिखित पॉलिटिक्स के अंशों में पाया जाता है। मार्सिलियो की भांति मैकियावेली भी पोपशाही को इटली में फूट का कारण मानता था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो का दार्शनिक राजा या प्लेटो का दार्शनिक शासक। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। देखिए, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में या सुकरात के बारे में या अदर भी जितने विचारक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सबका विचार मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझाकर पूरा नोट्स के साथ। तो आप अपने यूनिट्स की वीडियोस ज़रूर देखिएगा। यूनिट की वीडियो देखेंगे तो आप एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी कर पाएंगे। वैसे आपकी तैयारी के लिए मैंने पूरा महासंग्राम क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने पूरी यूनिट्स नहीं पढ़ी है वो केवल मॉडल पेपर महासंग्राम क्लासेस देखकर भी चले गए तो एग्ज़ाम की तैयारी उनकी अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में पूरा नंबर आप पा जाएंगे। देखिए, प्लेटो के समय में एथेंस की स्थिति अस्त व्यस्त थी, चारों ओर अराजकता व्याप्त थी। प्लेटो ने तत्कालीन स्थिति का गहन अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला, यानी प्लेटो ने अपने टाइम की जो कंडीशन थी उसका उन्होंने अध्ययन किया और एक निष्कर्ष निकाला कि वहाँ की दयनीय स्थिति का एकमात्र कारण शासकों की अयोग्यता और अज्ञानता थी। समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए उसने कहा कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इस संसार में राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। प्लेटो के कथन का तात्पर्य ये था कि शासन का कार्य दार्शनिक जैसे विवेकी शासकों को ही संभालना चाहिए। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, आदर्श राज्य की स्थापना से प्लेटो शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देता है। शिक्षा एक और समाज सेवा का साधन है और दूसरी ओर सत्य की खोज है। शिक्षा का उद्देश्य समाज में चेतना, कर्तव्य भाव और एकता पैदा करना है। इसका ध्येय मनुष्य को ज्ञान के प्रकाश से उसे अज्ञान से छुटकारा दिलाना है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। इसका ध्येय मनुष्य के ज्ञान को आलोकित करना है, जिससे वह इंद्रिय जगत से परे वास्तविक सत्य को खोज सके। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दास्ता पर अरस्तु के विचार दीजिए। देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दास्ता पर अरस्तु के विचार ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि देखिए, अरस्तु दास्ता को अच्छा मानते थे, यानी दास प्रथा का वो समर्थन करते थे। अरस्तु का मानना था कि समाज में हर एक काम जो है ऐसा नहीं है कि केवल मालिक ही करे, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दासों से भी कराने चाहिए, यानी परिवार में भी परिवार को संभालने के लिए भी दास की ज़रूरत होती है। इस तरीके से उन्हें दासता संबंधी विचार दिए हैं, जो मैं आपको डिटेल में यूनिट्स वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अरस्तु की धारणा है कि स्वामी दास का स्वामी है, दास पर मालिक का अधिकार नहीं होता, यानी दास का मालिक पर अधिकार नहीं होता, यानी जो दास है उसका अपने मालिक पर अधिकार नहीं है, लेकिन मालिक का अधिकार अपने दास पर है। जबकि दास स्वामी का दास ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है। दास अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है। ये निश्चित ही स्वभाव से दास है, वह दूसरे की संपत्ति है या कब्जा है, वह कार्य करने का साधन या कब्जा करने वाले से पृथक है। क्योंकि अरस्तु का मानना है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जो दास बनने के लिए ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती या कम बुद्धि की वजह से वो क्या है, शासक नहीं बन पाते। क्योंकि शासक वही बनते हैं जो योग्य हों,
जो बुद्धिमान हों, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर शासन करने की क्षमता, वही शासक बन पाते हैं। और जो जो दास होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, कम बुद्धि की वजह से वो दास रहते हैं। तो इसीलिए अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया है, ये 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा जो कंप्लीट महा मैराथन क्लास मैंने अपलोड की है, जिसमें टोटल 8 यूनिट का पूरा निचोड़ मैंने आपको बताया है, वो वीडियो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट और को करिकुलर की भी पूरी तैयारी आपकी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।